नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 3 जुलाई 2026 को प्राइमरी लेवल पेपर जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उसके जो 150 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, इन सभी के जो 30-30 प्रश्न रहने वाले हैं, इस 30-30 प्रश्नों का 150 प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका उत्तर यहाँ पर कौन सा सही है। यदि आपने एग्ज़ाम दी है तो कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही होते हैं इन 150 में से। और यदि आपका एग्ज़ाम अभी शेष है, आपका एग्ज़ाम कल है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इससे आप जो प्रश्न पत्र है देख सकते हैं किस प्रकार के पेपर में प्रश्न जो है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे इन प्रश्नों के उत्तर की ओर। पहले हम यहाँ पर बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, अच्छे से दिखे, है ना, और आपके जो अंक हैं वो अच्छे से चेक कर सके। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक की वहाँ प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। यदि आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहले इन प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। तो सही आंसर होगा विकासोन्मुखी मानसिकता, है ना। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यदि आपने इस पर टिक किया है तो 1 नंबर जरूर आपका जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, दूसरा थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि 4 विकल्प भी आपको दिखें। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो उसे आवश्यकता होती है परामर्श और सहायक मनोविज्ञान हस्तक्षेप सेवाएं की। यहाँ पर मैं 4 विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ उत्तर की आवश्यकता है। आपको ये पता करना है कि कितने अंक आए हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पर विकल्पों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली उत्तर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। सारी चीजें एक एक करके मैंने बड़ी इत्मीनान से आपको समझाई थी। यदि आपने देखे होंगे हमारे वीडियो, काफी आपको यहाँ पर सहायता मिली होगी। तो तीसरे का आंसर होगा आपका संरक्षण और वर्गीकरण। क्या होगा? संरक्षण और वर्गीकरण। 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। वो कौन सा परीक्षण होगा या फिर कौन सा मूल्यांकन होगा? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर निकास टिकट। क्या होगा उसका? इसका आंसर 4th का निकास टिकट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि क्या करती है? तो सही आंसर हो जाएगा 5वें का कि पर्यावरण बाधाओं को दूर करने पर जोर देती। किस पर जोर देगी? पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाएगा उसे? तो उसे स्मृति सहायक के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? स्मृति सहायक। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कक्षा में लैंगिक समावेशन रिक्त स्थान को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा? तो सही आंसर होगा समान अवसर को। किसको? समान अवसर को। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास का प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत। मैंने बताया था एक एक प्रश्न, है ना, यहां बताता है कि भैया क्या बताता है प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत। तो सभी को पता होगा जिसमें जो विकास होता है शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है ना। किससे होता है विकास? शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। तो यहां पर डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भाई किस पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आत्मसम्मान पर। किस पर? आत्मसम्मान पर। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए शिक्षण सामग्री भैया? शिक्षण संबंधित सामग्री। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में
सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठी द्वारा शिक्षण, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प है आपका 12वें का सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि शिक्षा में संचार तब प्रभावित होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। सरल सा प्रश्न है, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? सरल सा प्रश्न है, कक्षा और घर की स्थितियां, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाई किस प्रकार किया जा सकता है? तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से किया जा सकता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यहाँ होता है। भाई उसमें क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा उसमें विकासोन्मुखी मानसिकता होती है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा भाई विभेदित शिक्षण को दर्शाता है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालय में भावात्मक परामर्श रिक्त स्थान को कम करने में सहायक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा किसको होता है? चिंता और अलगाव को, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती, भाई किसको प्रभावित करती है? तो प्रतिक्रिया की दर को करती है। कहां पर है? फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक मार्गदर्शन परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह रिक्त स्थान का उदाहरण है। यहाँ पर किसका उदाहरण है? सीधा सीधा पूछा गया है तो यहाँ पर शैक्षिक मार्गदर्शन का उदाहरण है। फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? सरल सा प्रश्न ये भी है, किसका विकास होगा? उच्च स्तरीय सोच का विकास होगा। यहाँ पर भी फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र है, यहाँ दर्शाता है। भाई किसको दर्शाता है? तो ये लगातार प्रगति को दर्शाता है। ये भी सरल सा प्रश्न था। आई होप आपने इसको सही किया होगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई प्राथमिक बच्चों में भावात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। भाई किससे संभाला जा सकता है? शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके संभाला जा सकता है। आगे देख लेते हैं। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर आपका बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। तो यहाँ पर भी फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होगा भैया? पुनः योजना बनानी होगी। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा ये करेगा अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। तो यहाँ किसको दर्शाता है? तो ये आपका व्यवहार को प्रभावित करने वाले दंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के एक साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो भैया किसको करता है? तो ये भागीदारी और गरिमा को करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर बाल विकास का। अंतिम प्रश्न है कि पियाजे के मूर्त सक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ज़्यादा ऐसा कठिन प्रश्न नहीं था, ज़्यादा सरल भी आप नहीं कह सकते, मॉडरेट प्रश्न पत्र आप यहाँ पर कह सकते हैं। इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ बाल विकास की, तो ज़्यादा कठिन नहीं था। मुझे लगता है कि बच्चों ने अच्छे
तरीके से पेपर दिया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, है ना। तो ये बाल विकास के पोर्शन में इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, वहाँ भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक? वहाँ भेड़िया नहीं कुत्ता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर किया गया है यहाँ आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इंगा ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? ता वर्ग, का वर्ग या फिर चा वर्ग? तो इंगा कौन सी वाली लाइन में आता है हमारी? का, खा, गा, घा, इंगा, यानी यहाँ का वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, उष्म, स्पर्श या फिर दवित्व व्यंजन? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, श, शह, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाक में दम करना का अर्थ क्या है? भागना, डराना, परेशान करना या फिर खुश करना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाक में दम करना यानी परेशान करना, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द षा ध्वनि का सही उदाहरण है? षटकोण, रस, संस्कार या फिर शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा, यहाँ षा ध्वनि का सही उदाहरण है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? पुष्प, गांव, सूर्य या फिर अग्नि? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांव हमारा क्या कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। और पुष्प, सूर्य और अग्नि हमारे कौन से शब्द है? यहाँ तत्सम शब्द है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, सत्य प्लस गुरु का संधि रूप क्या है? यहाँ पर सत्य प्लस गुरु को मिलाने से क्या बनेगा यहाँ आपको बताना था, इसका संधि रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सदगुरु का बन जाएगा हमारा सदगुरु, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, सुरभित में सा, सुंदर में सा और सुखद में सा और सुमन में सा, है ना। यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ सभी को पता होगा आपको, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, सरल, मिश्र या फिर संयुक्त वाक्य? वह बहुत तेज दौड़ता है, यह वाक्य हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना था। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? वाक्य मतलब शब्द के अंत में जो लगते हैं ना उन्हें प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं ना। तो लड़कपन में यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना था, तो लड़कपन में प्रत्यय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पन्न प्रत्यय होगा, है ना। कौन सा प्रत्यय? पन्न प्रत्यय। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूधन कर्म का रूप क्या होगा? यहाँ पर दूधन कर्म का जो रूप बनेगा या फिर इनकी संधि होकर जो शब्द बनेगा हमारा वहाँ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुष्कर्म वहाँ बनेगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें केशवदास की रचना कौन सी है? पदावली, साखी, रामचंद्रिका या फिर विनय पत्रिका? यहाँ पर केशवदास की रचना आपको बतानी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, खटिया का तुकांत शब्द है पल, चादर, पलंग या फिर तकिया? यहाँ पर तुकांत शब्द आपको बताना था खटिया का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलंग, है ना। खटिया का जो तुकांत शब्द होगा पलंग होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। यहाँ पर बहुवचन आपको बताना था, व्यक्ति, हस्ताक्षर, साइकिल या फिर निवासी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो हमारा बहुवचन शब्द होगा वहाँ क्या होगा? हस्ताक्षर होगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यय संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर व्यय का जो संयुक्त व्यंजन है वह किस प्रकार बनेगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व प्लस या मिलकर बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा था और इसमें से आपको प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देने थे। 47 से 49 तक के जो प्रश्न है हमारे, उनके आंसर आपको गद्यांश के अंतर्गत देने थे। तो यहाँ पर गद्यांश आपको समझाया नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका समय खराब होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, है ना। चलिए, गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? मनोरंजन, खेल, धन या फिर शिक्षा और कौशल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा और कौशल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? आलस्य, डर, आराम, दिशा और अवसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश के अनुसार युवाओं को दिशा और अवसर चाहिए, है ना। अगर आपने गद्यांश को सही से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ रहे होंगे ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? बाधा, समस्या, कमजोरी या फिर राष्ट्र की ताकत। जो गद्यांश दे रखा है उसके अनुसार युवा शक्ति हमारी क्या है? राष्ट्र की ताकत, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्पण का विलोम शब्द है चढ़ावा, ग्रहण, दर्पण या फिर देना। यहाँ पर विलोम यानी उल्टा आपको बताना था, तो अर्पण का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण, है ना। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण करना, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या है? गुरोपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश या फिर गुरु उपदेश, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गुरु उपदेश बनेगा, है ना, इसका संधि रूप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? अष्टाध्यायी, भवानी विलास, प्रेम पच्चीसी या फिर भाव विलास। यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना है वहाँ देव कवि की नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अष्टाध्यायी देव कवि की रचना नहीं है। यहाँ किसकी रचना है? तो यहाँ पाणिनि की रचना है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है। यहाँ पर ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है यहाँ आपको बताना था। तो ग बनेगा हमारा ग प्लस या को मिलाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यहाँ पर खरगोश का स्त्रीलिंग आपको बताना था। तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा? मादा खरगोश, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? यहाँ पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर सही से हुआ, यहाँ आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा मैं कल आऊँगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सूर्य प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? यहाँ पर सूर्य प्लस इंद्र को मिलाकर कौन सी संधि बनेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बनेगा हमारा सुरेंद्र, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, छा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? अनुनासिक, अर्धस्वर, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो छा ध्वनि हमारी किसके अंतर्गत आएगी? महाप्राण के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाप्राण। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीति के सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या फिर सकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे? नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, यानी इसमें द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर हो रही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दा प्लस उ मिलकर बनेगा, दा प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? यहाँ आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा प्लस उ मिलकर बनेगा हमारा दू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? जीतना, मेहनत करना, बहुत अधिक उपलब्धता या फिर कम वस्तु अधिक चाहने वाले। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कम वस्तु और उसके अधिक चाहने वाले, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट भाषा के 30 प्रश्न जो यहाँ पर खत्म होते हैं। वीडियो सेकेंड हमारी संस्कृत है, उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो वी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? करोति, करिष्यति, अकरोति या फिर कुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करिष्यति, है ना। रट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा हमारा करिष्यति। इसके कैसे रूप चलते हैं? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक वचन आपसे पूछा गया था।
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? राजमार्गम, राजमार्गे, राजमार्गात या फिर राजमार्गेण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजमार्गात, है ना। राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा हमारा राजमार्गात। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रगच्छति में यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका? प्रति, इच या फिर गम। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा हमारा प्र, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए। तो गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप हो जाएगा हमारा गायकः, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पूरम, उद्यानम, पुस्तकम या फिर नीडम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वहाँ पूरम होगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दुग्धम पिबंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है? दुग्धम, पिबती, पिबाम या फिर पिबंती। यहाँ पर क्रियापद आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिबंती, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? वा, ला, सा या ना, यानी जिसके बोलने से ऊष्मा निकलती हो ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षिका छात्राभ्या निर्देशम यच्छति वाक्य में छात्राभ्या किस कारक का उदाहरण है? कर्णम कारक का, कर्म कारक का, कर्त कारक का या फिर संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ संप्रदान कारक का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, युष्मद् शब्द का चतुर्थी एकवचन वैकल्पिक रूप कौन सा है? यहाँ पर युष्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में वैकल्पिक रूप आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक जो रूप होगा इसका चतुर्थी एक वचन में तुभ्यम या फिर ते यहाँ पर बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, फलकम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर प्रथमा। यहाँ पर फल शब्द का लिंग आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंगम, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा है? यहाँ पर अहम शब्द का प्रथम और बहुवचन और प्रथमा रूप आपको बताना था, वयम, यूयम, एते या फिर ते। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा बनेगा हमारा वयम, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग से दो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो प्रलिखित में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो प्रलिखित में भी हमारा प्र उपसर्ग है ना, प्र उपसर्ग इसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? यहाँ पर वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में आपको रूप बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर वनम का पंचमी विभक्ति एक वचन वनाद बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कृषकः अन्नम खादति वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर अन्नम किस कारक का उदाहरण है यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कर्म कारक का उदाहरण है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देवी शब्द का लिंग क्या है? यहाँ पर देवी शब्द का लिंग आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंगम, है ना। सरल से प्रश्न पूछे गए थे आपसे। अगर आपने थोड़े बहुत भी हमारे वीडियो अगर आपने देखे होंगे रेगुलर वीडियो, तो आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सैनिक शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? यहाँ पर सैनिक शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना था। तो सैनिक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा हमारा? सैनिका, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपसे पूछा गया था, नीलकमलम, यथाशक्ति, राजपुत्र या फिर माता पितरों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा हमारा? यथाशक्ति। बाकी नीलकमलम में हमारा कर्मधारय समास होगा, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा और माता पितरों में समास हो जाएगा हमारा एक शेष द्वंद्व समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अध्यापक कक्षात आगच्छति वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पंचमी विभक्ति का रूप है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दीर्घः पंथा का समस्त पद क्या होगा? यहाँ पर दीर्घः पंथा का आपको समस्त पद बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ पंथा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था,
यंत्र कारण काराभ्याम यंत्रे रच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। यहाँ पर वाच्य आपको बताना था, तो कर्मवाच्य, लोटवाच्य, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य, इसमें कौन सा वाच्य था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमारा कर्मवाच्य है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप कौन सा है। यहाँ पर क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप आपको बताना था, तो क्रा धातु से कृत प्रत्यांत रूप क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कृता, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, महेशा का उचित संधि विच्छेद कौन सा है। यहाँ पर महेश का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था, तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा, महाधन ईश, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 83 से 85 तक के जो गद्यांश प्रश्न है ना, यहाँ पर गद्यांश आपको दे रखा है, इसमें से आपको आंसर देने हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम, है ना। तो पुस्तकालय किम पालनम आवश्यकम, तो पुस्तकालय मौनम पालनम आवश्यकम, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था गद्यांश से, छात्रः पुस्तकालय कानि पठन्ति, पुष्पाणि, फलानि, पत्राणि या फिर पुस्तकानि। छात्र पुस्तकालय में क्या पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, वहां पुस्तकानि, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पुस्तकालय कस्य भंडार अस्ति, पुस्तकालय में किसका भंडार होता है, क्रीड़ाया, अन्नस्य, ज्ञानस्य या फिर जलस्य। तो वहां पर पुस्तकालय हमारा ज्ञान का भंडार होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तत् प्लस जना का सही संधि रूप चुनिए। यहाँ पर तत् प्लस जन को मिलाकर कौन सा संधि रूप बनेगा, तत्क्षण, तज्जन, तज्जन या फिर तद्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तत् प्लस जन को मिलाकर क्या बनेगा हमारा, तज्जन यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, धाव प्लस तुमुन से बनने वाला रूप कौन सा है। यहाँ पर धाव प्लस तुमुन प्रत्यय के लगने से कौन सा रूप बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धावी तुम, है ना। धावी तुम यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु शिष्यम बोध्यति किस वाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का, कर्तवाच्य का, भाववाच्य का या फिर अव्ययी भाव का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कर्तवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं, संध्यक्षरा, दीर्घ स्वरा, उष्मवर्णा या फिर अनुनासिक स्वरा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरि प्लस एव का सही संधि रूप कौन सा है, हरि एव, हरिरेव, हरिरेव या फिर हरिरेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरि प्लस एव का सही संधि रूप होगा हरिरेव, है ना। तो ये थे हमारे आज के सेकंड शिफ्ट के सेकंड भाषा के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो तो होगा जो कि गणित से संबंधित होगा। इस गणित के जो प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, क्या इनके उत्तर जो है वो यहाँ पर निकल करके आते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपना जो उत्तर है वो उसे मिलान कर सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं। यदि आपने एग्जाम दी है तो निश्चित रूप से, और यदि आपके एग्जाम शेष है तो भी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें पूछा था, एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और छठे दिन वो विश्राम करता है, उस विद्यार्थी का यहाँ पर औसत हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थी का औसत यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल जो बी विकल्प हो जाता है 3.33, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर था, है ना। और यहाँ पर उत्तर हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो 1.75 है और 2.5 है, एक दिन में यदि वो इतने घंटे पढ़ता है तो एक दिन में टोटल वो 4 घंटे पढ़ता है और इस प्रकार से वो 5 दिन तक पढ़ता है, तो 5 को 20 घंटे हो जाते हैं और छठे दिन तो वो विश्राम करता है, तो उस दिन तो 0 हो जाएगा उसका टाइमिंग। और 6 दिनों का औसत निकालेंगे तो 20/6 करेंगे तो यहाँ पर 3.33 निकल करके आ जाएगा। अगला सरल सा प्रश्न पूछा था, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो निश्चित रूप से 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप की बात की गई तो 9 × 36 यहाँ पर बिल्कुल सरल से प्रश्न जो थे वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ट्रेन से संबंधित था
और एक ट्रेन जो है सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है, दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो यात्रा की अवधि यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें जो अवधि है वो निकाल के बताना थे, और वो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ में 4 घंटे 30 मिनट यहाँ पर निकल करके इससे आ जाएगी। आगे यहाँ पर एक प्रश्न 94 था, जहां पर इसको हल करना था और बहुत ही सरल सा प्रश्न यहाँ पर था। तो यहाँ पर था 2x, है ना, 2x/4x²। ये हमारा क्वेश्चन था और कहा था कि इसको सरल करके बताइए। तो यहाँ पर हम जब इससे यहाँ पर इस प्रकार से, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 2x है और 4x² को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x इंटू 2x। एक 2x से एक 2x को यहाँ पर कैंसिल कर देते थे, 1/2x यहाँ पर उत्तर था जो कि सी विकल्प में यहाँ पर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 95 नंबर का 0.125 और अनुपात में दिया था 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सरलतम रूप जो हो जाता है वो निश्चित रूप से हो जाता है 1:3। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर 1:3 होगा, वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जब इसको हम सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न नंबर 96 था। एक आयत का परिमाप जो है 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो बहुत सरल सी कैलकुलेशन थी और यहाँ पर 15 मीटर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर था। आगे यहाँ पर प्रश्न जो था वो था 9.09 के 77% का अनुमानित मान यहाँ पर हमें याद करना था, और इसके लिए अनुमानित मान मतलब कि जो सन्निकटन हो सकता है, निकटतम हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाता है बी विकल्प के साथ में, जो 7 होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था, एक आयताकार कार्यालय का फर्श यहाँ पर 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो कुल लागत यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगी डी विकल्प के साथ में 4910, जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए फर्श का पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। फर्श कैसा आयताकार है ना, और ये इतना लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, तो आयत का हम यहाँ पर जो है एक आयताकार कार्यालय का क्षेत्रफल यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे, और फर्श बिछाने की जो लागत होगी वो जिस हिसाब से रहेगी उसका इसमें गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर निकल के आएगा डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न था यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में यदि हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो जो सी विकल्प होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा इसमें आरोही क्रम के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न था, यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को यहाँ पर कौन सा दिन था? तो यहाँ पर निश्चित रूप से उस दिन जो होगा वो निकल करके आएगा ऑप्शन सी के साथ में रविवार, है ना। यहाँ पर क्योंकि 2000 जो होगा वो क्या होगा, एक लीप वर्ष यहाँ पर रहेगा, है ना। और लीप वर्ष में यदि देखें तो यहाँ पर 2000 लीप वर्ष है, तो निश्चित रूप से एक दिन उसमें यहाँ पर बढ़ेगा हमारा। तो यहाँ पर 1 जनवरी को यदि शनिवार था तो 31 दिसंबर प्लस 1 दिन, तो यहाँ पर आ जाएगा रविवार, ऑप्शन सी। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका यहाँ पर हमें निकालना था आयतन, और इसका आयतन जो होता है बी विकल्प के साथ 30 घन सेंटीमीटर इसमें आयतन निकल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत के राज्यों में जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़े को दर्शाने वाली तालिका दी गई थी। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का यहाँ पर हमें उत्तर इसमें देना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम उत्तर को देखें तो हमें सिर्फ 2 शर्तों को ध्यान रखना है। शर्त एक यहाँ पर बताई है कि साक्षरता की दर जो है वो 70% से अधिक हो और जनसंख्या 100 मिलियन से कम हो।
तो 100 मिलियन से कम में जनसंख्या को देखें तो यहाँ पर एक है ये और एक है ये, और ये है पश्चिम बंगाल की, ये है मध्य प्रदेश की। अब साक्षरता दर जो है वो 70% से अधिक होना चाहिए, तो 70 से ज्यादा इसकी है और इसकी भी 70 से ज्यादा है। ये दोनों जहां पर दोनों शर्तों को पूरी करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डी विकल्प के साथ में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। यदि 5 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी के साथ में शनिवार, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि 365 को जब हम 52 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक दिन हमारा शेष बचेगा, और यहाँ पर जब हम अगले वर्ष समान तारीख को एक दिन जो स्थान होता है वो उसमें आगे बढ़ जाता है। आगे प्रश्न था यहाँ पर वर्ष 2018 से 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दें। तो यहाँ पर यदि हम तालिका को देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो यहाँ पर 2021-22 जो विकल्प 1 होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए 21 और 22 में क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने पूछा है कि दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो यहाँ पर यदि हम 2021 उत्पादन 109, 106, यहाँ पर बिल्कुल इसमें कमी आ रही है, 109 से घटकर 106 हो गया है। अगला प्रश्न है 7,500 की धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतिम राशि जो होगी वो हमारी निकल के आ जाती है 10,788। बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही था। एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ यहाँ पर स्कैन होंगे। तो यहाँ पर डी विकल्प बन जाता है 900 पृष्ठ यहाँ पर स्कैनिंग होंगे। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर 8.4% घटाया जाता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें कुल परिवर्तन प्रतिशत, तो वो हो जाता है विकल्प सी के साथ 3.05%। आगे बात करें यदि एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है और यह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से 270 लीटर पानी यहां पर भरेगा। आगे देखिए 6,400 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम देखें तो ये हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में 1,728 बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पर एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटों में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटों में वह कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर 252 हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा। डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ये वृत्त के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। परिकेंद्रीय त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो होगी वो निकल जाएगी 10.625। यहाँ पर जो विकल्प सी होगा ये बनेगा हमारा इसमें उत्तर। 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती है, फिर से एक साथ कब झपकेंगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है 16.8 मिनट, यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे था एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन जो है वो इस डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रखे जाने वाले घनों की संख्या होगी वो इसमें निकल के आएगी 30।
अगला प्रश्न है 600 रुपए की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? और ये बनेगा यहाँ पर 168 रुपए। आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 4,368 भागे 16 का भागफल यहाँ पर क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर जब हम इसका भागफल निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 273 बी विकल्प के साथ में इसमें आएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 116 है। यहाँ पर एक व्यापारी 15 कापियां 270 में खरीदता है और प्रत्येक को 21 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो हो जाता है वो बन जाता है 16.67%। यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न था यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में मध्यिकाएं एडीबी और सीएफ केंद्र जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो होगा वो निकल के आएगा ऑप्शन बी के साथ में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो होगा वो निकल के आएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही था। आगे देखिए 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट के बाद पुनः शुरू होती है, फिर से कब एक साथ शुरू होंगी? तो यहाँ पर इनका हम जो एलसीएम निकालेंगे तो वो यहाँ पर बनेगा 270 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे यूनिट एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न मैथ्स में पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं और अध्ययन के आंसर की लेकर आए हैं। 30 पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में कि सीखने का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तित्व अनुभवों के साथ एकीकृत करके एक अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था और बताया भी था कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। पहले मतलब इनके बारे में जानकारी दे चुका हूं। क्या सही आंसर हो जाएगा? रचनावाद सिद्धांत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रचनावाद सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता नहीं होते, है ना, बल्कि वे अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों को जोड़कर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते, उसे क्या कहते हैं? रचनावाद सिद्धांत। कई बार बताया था। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। हल्का फुल्का समझाऊंगा अभी मैं आपको, है ना, जहां पर समझाना होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत सरकार के संबंध में कि भाई भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो ईडब्ल्यूएस होते हैं और निम्न आयु समूह जो एलआईजी के लिए होते हैं, वो कौन सी योजना है? योजना के बारे में आपको बताना था। तो उस योजना का नाम है भाई प्रधानमंत्री आवास योजना। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आयु समूह को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। उस आवास का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि संचार योग्य रोगों के प्रयास को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है? तो सरल सा प्रश्न था। यदि आप यहां पर देखेंगे तो हाथ की स्वच्छता होगी तभी तो होगा भैया। संक्रामक जो रोग होता है या फिर जो बीमारी होती है, जो कीटाणु होते हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर फैलते हैं? हाथों के संपर्क से फैलते हैं, इसलिए हाथों को साफ रखना सबसे जरूरी है। तो बी वाला विकल्प होगा आपका सही। किसी ने ये डी लगाए, डी नहीं, इसका होगा सही आंसर, बी वाला सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका या फिर जो नगर परिषद होती है उनके वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? यहाँ पर देखिए प्राथमिक आधार पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व। मतलब किसी भी शहर या नगर पालिकाओं को वार्डों में बांटना जो मुख्य आधार जनसंख्या होती है, ताकि हर वार्ड का प्रतिनिधित्व समान और न्यायपूर्ण हो सके, है ना। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कल भी आपका पेपर है। तो जो बच्चे का कल पेपर है थोड़ा बहुत समझ जाए किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उनका आंसर क्या हो सकते हैं, ना। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अधिगम प्रक्रिया में सीसीई यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है? सरल सा प्रश्न था। 4 विकल्प देखेंगे, आंसर हो जाएगा आपके सामने। अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई रटने या केवल सुनने के बजाय बच्चों को करके सीखने पर जोर देता है। तो सही आंसर क्या होगा? अधिगम गतिविधियां और परियोजना में भागीदारी। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है आपसे
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं बड़ा करना भूल गया है ना, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भाई पैसा एक ऐसा व्यवसाय है, क्या पूछा गया है कि पैसा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। भाई किसकी आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा इसमें विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पैसा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की पढ़ाई और कौशल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईवीएस में पूछा गया है भैया कि ईवीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भय मुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सकते हैं। तो ये किस में होता है भैया, तो ये भी सरल सा प्रश्न था। तो इसमें होता है ये रचनात्मक मूल्यांकन में। किस में होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में। यहाँ मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है ताकि बच्चों की कमियों को जानकर उन्हें सुधारा जा सके। यह भय मुक्त होता है क्योंकि इसमें ग्रेडिंग से ज्यादा सीखने पर जोर देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पौधों का वो कौन सा समूह पुष्पन में पहचाना जाता है, फिर से पढ़ लेते प्रश्न को। पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न था ये, पूछने वाले ने अच्छा प्रश्न पूछा। इसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं इसे भैया, एंजियोस्पर्म कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं और उनके बीज फल, जिसे हम अंडाशय भी कहते हैं, उसके अंदर सुरक्षित रूप से बंद होते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा जिसे निचली सभा कहते हैं और राज्यसभा ऊपरी सभा कहते हैं से मिलकर बना होता है। कितने से मिलकर बना होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। अब वो किसके होते हैं ये पूछा गया था, तो वो संसद के होते हैं। किसके होते हैं, संसद के। पहले नंबर पर आता है आपका राष्ट्रपति, फिर लोकसभा जो निचला सदन होता है, फिर राज्यसभा होता है जो ऊपरी सदन होती है। 3 प्रमुख अंग से बनता है सदन, है ना, और उसी के बारे में पूछा गया था। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन, 4 विकल्प दिख नहीं रहे, छोटा कर लेते कोई बात नहीं, ये लो 4 विकल्प आपको दिखने लगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों के एकीकरण की आवश्यकता होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। तो यहां पर जो बी वाला विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटे प्रश्न आ गए तो। अगला प्रश्न क्या पूछा भैया आपसे कि ध्रुवी भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा उत्तक से चर्बी एक मोटी परत होती है। इस विशेष परत को क्या कहा जाता है, जो विशेष परत होती है उसे कहते हैं ब्लबर। क्या कहते हैं, ब्लबर। और इसे हम हमारी साधारण भाषा में कंबल कह सकते हैं। इसे हम कंबल ओढ़ते हैं ना, ऐसे ही जो ध्रुवी भालू होते हैं इनके शरीर में के तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा उत्तक में चर्बी बनी होती, मोटी चर्बी जो अत्यधिक ठंड से बचाती है। या फिर कह सकते हैं कि ध्रुवी क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की त्वचा के नीचे वसा यानी कि चर्बी की एक बहुत मोटी परत होती है जो उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। जैसे हम कम्बल ओढ़ लेते हैं ना, हमारी गर्मी अंदर ही रह जाती है, ठंड अंदर नहीं घुस पाती, तो उसी प्रकार से उसे क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में हो। अब इसे क्या कहा जाता है भैया, 132 का सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद तो यहाँ पर पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 360 के तहत, कौन से भैया, 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था या साख खतरे में है तो वे वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। कब लगाते हैं, 360 अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही आ जाएगा। ये कौन सी होगी, वित्तीय आपातकाल होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में यहां पर पूछा गया है भैया। हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे हॉर्मुज कहते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। यानी कि यहाँ मध्य पूर्व में एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि जिर्मोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न बीज, है ना। उनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती, कौन से नाम को सही ठहराती भैया? तो इसका सही आंसर होगा वे अंडाशय वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं। मतलब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका अर्थ होता है नग्न बीज। इसके बीज किसी फल के अंदर बंद होने के बजाय बाहर खुले होते, कैसे होते हैं? बाहर खुले होते हैं, उसे कहते हैं वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं। बी वाला विकल्प कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भैया किसी मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब ये 4 विकल्प हैं, क्या सही आंसर होगा भैया? इसका सही आंसर होगा, अरे यार, इसका सही आंसर होगा बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना। मतलब दुनिया भर में भूजल यानी कि जमीन के नीचे का जो पानी होता है उसके स्तर में तेजी से गिरावट का सबसे बड़ा कारण खेती के लिए पंपों के जरिए निकाला जाने वाला पानी है। और यहाँ पर सही आंसर प्रश्न में यही पूछा गया है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से संदर्भित किया जा सकता है? तो इसे विषाक्तता, किससे भैया? विषाक्तता से आप संदर्भित कर सकते हैं। किसी भी रसायन या पदार्थ के जहरीलेपन के स्तर को विषाक्तता कहते हैं, जो यह तय करता है कि वहां जीवित प्राणियों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है भैया? विषाक्तता कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा आपका सतत पद्धति। क्या हो जाएगा? पहला वाला विकल्प सतत पद्धति। इसका अर्थ होता है विकास के ऐसे तरीके अपनाना जिससे आज की जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसे क्या कहा जाता है? सतत पद्धति कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते भैया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है भैया? सरदार वल्लभ पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, है ना। भारत में हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। आपको पता है ना? बिल्कुल पता होगा। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पूछा गया था कि शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का हस्तांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्य के बीच हस्तांतरण के समान तत्वों के स्पष्टीकरण। यानी कि ये किस सिद्धांत के अनुसार यदि पूछ ले आपसे तो थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार जब दो अलग अलग कामों या गतिविधियों में कुछ तत्व समान होते हैं तो एक काम का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे काम में आसानी से मदद करता है। ये पहले मैं बता चुका हूं, है ना। तो इसे कहते हैं बी वाला विकल्प, यानी कार्य के बीच हस्तांतरण में समान तत्वों के स्पष्टीकरण, है ना। स्पष्टीकरण, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिकी संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर तात्पर्य पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी। मतलब यहाँ पर जैव विविधता की सीधी सीधी बात की जा रही है। जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे। इसका नुकसान होने का मतलब है इन प्रजातियों को खत्म होना या इनकी संख्या में भारी गिरावट आना। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पर, ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाना, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिल रही है? कौन से कौशल को मजबूती मिलेगी भैया? टीम का सामंजस्य। मतलब जब एक खेल कोच खिलाड़ी को आपस में बात करने और मिलकर रणनीति बनाने के लिए प्रेरित करता है तो इससे पूरी टीम एकजुट होती है और एक इकाई के रूप में काम करती है। तो जो फोर्थ वाला विकल्प है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? कौन सा करता है? आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना, है ना। सरल सा था, बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्रों के हिसाब से यहाँ पर बताना है कि भाई पारिस्थितिकीय तंत्रों और रेगिस्तान का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनिमय को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है ना, प्राकृतिक संसाधन तीसरा वाला विकल्प सही होगा। आगे देख लेते हैं। भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है। यहाँ पर मेल देखना भैया कौन सा खाता है, तो देख लेते हैं। घाटियां, ऊंची सतह, चपटा शिखर, खड़ी चोटियां, मैदान है, पर्वत है, पठारे। चार विकल्प नहीं पढ़ूंगा, आंसर बता देता हूं। आंसर होगा आपका पर्वत, चौड़ा आधार, खड़ी ढलाने, नुकीली चोटियां। मतलब यहाँ पर्वतों की बिल्कुल सही भौगोलिक परिभाषा है। पहाड़ नीचे से बहुत चौड़े होते हैं, ऊपर जाते जाते उनकी ढलानें खड़ी हो जाती हैं और चोटी कैसी होती है, नुकीली हो जाती हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाता है जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे सतत संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतत संसाधन प्रबंधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का इस समझदारी से इस्तेमाल करना कि वे पूरी तरह खत्म ना हो और प्रकृति उन्हें वापस ऐसे बना सके, है ना, इसे कहते हैं सतत संसाधन प्रबंधन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भैया किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं का प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे वृत्तांत अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्तांत अभिलेख। यहाँ एक प्रकार की डायरी या लोंग कह सकते हैं इसे, जिसमें शिक्षक किसी छात्र के जीवन की किसी विशेष घटना, उसके व्यवहार या कौशल को संक्षिप्त में लिखकर सुरक्षित रखते हैं। तो डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किसी राज्य की शासन संरचना शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है, तो ये होता भैया राज्य न्यायपालिका। कौन होता है, राज्य न्यायपालिका। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और विवादों पर न्यायपूर्ण फैसला सुनाने का जो काम है ये न्यायपालिका का होता है। किसका होता है, न्यायपालिका का, राज्य की न्यायपालिका का। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, दो प्रश्न और बचे हुए हैं आपका, ये भी देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा गया है। वो सबसे अच्छा उदाहरण है आर्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना। मतलब जब इंसान कठोर और जानलेवा प्राकृतिक वातावरण से बचने के लिए अपनी जीवन शैली और संस्कृति में बदलाव करता है तो उसे सांस्कृतिक अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सांस्कृतिक अनुकूलन कहते हैं। और यहाँ पर इसी के बारे में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमें मिलान करना है। ये तीन विकल्प ही काफी, इसमें आप आंसर देख सकते हैं। बंदरगाह को उनके राज्यों से मिलान करना है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की हम बात करें तो ये कहाँ पर है भैया, तो ये आपके मुंबई में है। मुगाओ बंदरगाह तो बिल्कुल सीधा देख सकते हैं, ये गोवा में है। नया मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। तो आप यहाँ पर फोर्थ विकल्प पे देख सकते हैं। कोचीन बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये आपके केरल में है। तो आप इसको देखेंगे, यदि सही जोड़ी का मिलान करेंगे तो आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सही जोड़ी मिलान करना हमने पहले बताया था आपको, है ना। तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा छोटा करना ही होगा क्योंकि चार विकल्प यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनके समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है। वो क्या है भैया, तो वो सीधा सा सिंपल है। वो क्या है, टीम खेल है। ऐसे खेल जिनमें कई खिलाड़ी एक समूह में मिलकर खेलते हैं, वे बच्चों में एकता, नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टीम खेल में, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पहले तो आपको यह बताना है कि भैया इन 30 प्रश्नों में, पर्यावरण के इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, ये जरूर बताएगा। फिर टोटल जो 150 प्रश्न हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इनमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। तो आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।